तो भाई इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमारा एमसी लूरे के साथ बैठकर बग्गी में कहीं पर जा रहा होता है और कहता है तो ब्रनेल किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाया कि उसे हमारा साथ देना है या फिर नहीं। लूरी भी कहती है लेकिन क्या ये सही रहेगा, उसे हम ऐसे ही छोड़कर आ गए, क्या वह सच में हमारे पीछे आएगा या फिर वैसे ही रह जाएगा। एमसी भी कहता है अरे कोई चिंता करने की बात नहीं है, वैसे भी जैसे ही वह अपने विचारों को सॉर्ट आउट कर लेगा वैसे ही वह हमारे पीछे जरूर आएगा। और हम लूरी के पास देख पाते हैं उन्हीं कैंडी के काफी सारे जार्स को जिनमें वही काफी सारी कैंडीज लगी हुई होती हैं, जिन्हें देखकर एमसी भी कहता है वैसे क्या तुम्हें ह्यूमंस के स्नैक्स इतने ज्यादा पसंद आते हैं। लूरी भी कहती है वैसे ये बड़ी मुश्किल से ही मेरी भूख को शांत कर पाते हैं, फिर भी हमें काफी लंबा रास्ता तय करना है जिस वजह से मैं इन्हें ले आई। तो फिर बताओ आखिरकार अगला पर्सन कौन होने वाला है। एमसी भी बताता है यह मेंबर रेड आइज की रेस से है। बताया जाता है रेड आइज की रेस के बारे में, एक ऐसी रेस जिसके बंदे काफी आसानी से मैजिक सर्कल्स को ब्रेक कर सकते हैं। उन्हें मेजेस का अभिशाप भी कहा जाता था और उनको तब तक सताया गया जब तक कि वे पूरी तरीके से एक्सटेंट नहीं हो गए। जिस बात को सुनकर लूरी भी कहती है सोचा जाए तो एक ऐसी ब्लड लाइन जिसके बारे में यह माना जाता था कि वह पूरी तरीके से एक्सटेंट हो चुकी है, वे जरूर से ही एक वैल्यूएबल एसेट साबित होंगे हमारे लिए, लेकिन आखिरकार आप उन्हें कैसे ढूंढोगे। एमसी भी कहता है वैसे क्या तुम्हारे पास अभी भी एक्स्ट्रा ट्रेवल फंड्स हैं। लूरी भी कहती है हाँ इतने तो हैं कि एक पूरी कैरेज भरी जा सके। एमसी भी कहता है तो ठीक है, इतना हालिम में रुकने के लिए काफी रहेंगे। हालिम का नाम सुनकर हमारी लूरी भी चौंक जाती है, वह कहती है क्या हालिम, तुम्हारा उससे तो मतलब नहीं। हालिम वह तो करप्शन और एंटरटेनमेंट की सिटी है। एमसी भी बताता है हाँ हम जिस पर्सन को ढूंढ रहे हैं वह एक जुआरी है। फिर हमें कुछ टाइम बाद हालिम के एक कसीनो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा होता है जिसके चारों बगल कुछ लड़कियां होती है और वह बंदा गैम्बलिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी वे लोग किसी चीज को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि हम देख पाते हैं हमारी लूरी एक पूरी कैरेज भर कर काफी सारी चिप्स लेकर आ रही होती है गैम्बलिंग के लिए। लोग भी इन्हें देखकर कहते हैं क्या ये लोग पागल हो चुके हैं, आखिर इनके पास इतना रुपए कहां से आए, क्या इन्होंने कहीं अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई तो नहीं लगा दी इसमें, नहीं ये तो किसी टेरिटरी के बजट जितना है। तभी उसी पर्सन की नजर हमारे एमसी की तरफ भी जाती है। एमसी भी उसी के सामने आकर रुकता है। तभी लूरी भी शांति से कहती है लॉर्ड फ्रेड आप जिस बारे में कह रहे थे यह पर्सन तो उस तरीके का नहीं लग रहा, इसकी आंखें भी लाल नहीं है। एमसी बताता है नहीं यही है वो। जहाँ पर वह बंदा हमारे एमसी को देखते हुए कहता है वेल क्या आप यहाँ पर जेड सोलो ढूंढने आए हैं। नहीं चैलेंजर मैं आपका स्वागत करता हूँ। और मन में सोचता है तो आज का टारगेट मिल गया। जहाँ पर वे पोकर खेलने लगते हैं और वह बंदा भी जानबूझकर हारते हुए कहता है ओह कितना क्लोज था, यह राउंड भी फ्रेडा ने जीत लिया। उस पर्सन के बगल में बैठी हुई बंदी कहती है जेड क्या आज तुम सीरियस तरीके से नहीं खेल रहे हो। जेड भी कहता है देखने से ऐसा लगता है कि लक आज मेरी साइड पर नहीं है, वैसे अगर तुम मुझे चीयर अप करोगी तो मैं और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाऊंगा और शायद जीत भी जाऊं। उसे देखते हुए हमारा एमसी मन में सोचता है गेम तो सिर्फ एक दिखावा है, यह पर्सन तो उस लड़की का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है, किसी को भी लुभा ले, इतना इनफ चार्म और काफी हैंडसम भी, हाथों में काफी सारी स्किल्स रखने वाला, एक रुपयों से बने हुए टापू पर चमकती हुई ट्रॉफी की तरह। लेकिन जब यह डेंजर सेंस करता है तो एक चालाक खरगोश की तरह काफी तेजी से वहां से एस्केप करता है। तो अब टाइम आ चुका है इसके हर एक एस्केप रूट को कट ऑफ कर देने का। जहाँ पर जेड कहता है यंग मास्टर देखने से ऐसा लगता है कि अब आपको इसे खेलने में मजा आ रहा है। जहाँ पर फ्रेडा भी कहता है हाँ तुम्हारी वजह से मुझे मजा तो आ रहा है। जहाँ पर जेड कहता है वैसे अक्सर आप जैसे दोस्तों से मिलना मुझे काफी मजा दिलाता है। फ्रेडा भी मना करते हुए कहता है कि आगे से मैं तुम्हें इस जगह पर नहीं दुखूंगा, क्योंकि अगर मेरे पीछे खड़ी हुई छोटी लड़की मुझे एक गैम्बलर समझने लगे तो ये मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। जहाँ पर जेड भी कहता है यही हर कोई कहता है, मैं समझता हूँ एक लड़की को इम्प्रेस करना, मैं समझता हूँ इस बारे में, लेकिन आखिरकार फिर तुम यहाँ पर आए ही क्यों हो। जिस पर एमसी कहता है मैं एमेलिया के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं उसे ढूंढ भी रहा हूँ। जिस बात को सुनकर हमारा जेड भी चौंक जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है तो मुझसे ये मत कहना तुम। लेकिन तभी हमारा एमसी कहता है मैं अपने सारे रुपयों को एक ही बार में दांव पर लगाता हूँ। अब इतने सारे रुपयों को एक बार में दांव पर लगता हुआ देखकर सारे ही कसीनो में एक अलग सा ही माहौल छा जाता है। सारे लोग कहते हैं क्या सच में एक बार में इतने सारे रुपए, इसने सारे रुपए जेड के खिलाफ में एक बार में लगा दिए। सच में देखने से ऐसा लगता है कि यह बंदा यहाँ पर हंगामा खड़ा करने के इरादे से आया है। जिस सीन को देखकर जेड भी कहता है देखने से ऐसा लगता है कि मुझे इस राउंड को जीतना ही होगा हर हालत में। और भाई वह इस राउंड को जीत भी जाता है। सभी को बता भी दिया जाता है जेड जीत चुका है। जहाँ पर जेड हमारे एमसी से कहता है तुम दोनों मेरे साथ चलो।
फ्रेडा भी कहता है देखने से ऐसा लगता है कि हमें काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेड हमारे एमसी से पूछता है आखिरकार तुम्हें अमेलिया के बारे में कैसे पता। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम भी उन्हीं कमीनों के साथ हो, अगर हो तो मुझे बताओ आखिर मेरी बहन कहाँ पर है। और हम देख भी पाते हैं जेड की आंखें जो कि पहले ब्राउन कलर की थी अब रेड हो चुकी होती हैं और एमसी भी मन में सोचता है जैसा कि मैंने देखा इसकी ब्राउन आइज गायब हो चुकी हैं। और एमसी कहता है जिन लोगों के बारे में तुम बता रहे हो मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी तुम तो एक नोबल्स की खेलने की चीज बनकर रह चुके हो, एक ऐसा गैम्बलर जो कि रोज ही गैम्बलिंग करने के लिए कसीनो में आता रहता है, लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारा असली चेहरा नहीं है। इसके अलग तुम्हारे पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसके जरिए तुम इस पूरे ही कसीनो को पूरी तरीके से बैंकरप्ट कर सकते हो। वह कारण जिस वजह से तुम इस बेकार की चीप रूटीन में फंसे हुए हो और नोवेल्स से चिपके रहते हो और उनसे नजदीक बनाने की ट्राई करते हो, यह इसलिए है क्योंकि तुम ऐसे कनेक्शन से ढूंढ रहे हो जिससे तुम अपनी बहन को खोज सको। और बताया जाता है ये दोनों बहन भाई भी उसी सफरिंग से गुजरे क्योंकि इन दोनों के पास भी थी लाल आंखें और मेसेज ने ट्राई किया उन लाल आंखों वाले लोगों को वाइप आउट करने का, लेकिन वे लोग जो कि रेड आइज वाले पर्सन्स को यूज करना चाहते थे वे इस सब के अगेंस्ट में थे। और इस सब के बीच में जेड ने अपनी बहन को खो दिया। इसके बाद उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया और हाई सोसाइटी के कनेक्शंस का यूज करते हुए अपनी बहन का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन नोवेल्स जो कि अपीयरेंस और स्टेटस को वैल्यू करते हैं, जेड सिर्फ उनके एक मनोरंजन का साधन बनकर रह गया। एमसी भी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम कितने भी रुपए क्यों ना इकट्ठे कर लो फिर भी तुम उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। जिसकी बात को सुनकर वह भी परेशान हो जाता है और कहता है तो तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अभी तक मेरी बहन को भी नहीं ढूंढा है और अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगी। फ्रेडा भी कहता है यहाँ पर एक रास्ता है, मेरा नाम है फ्रेडा वेल्ड्रोवा। डचेस वेल्ड्रोवा का पति होने के नाते मैं तुम्हें मेरे अटेंडेंट के रूप में पोजीशन ऑफर करता हूँ। वेल्ड्रोवा का नाम सुनकर वह भी हमारे एमसी को सस्पिशियस निगाहों के साथ देखते हुए कहता है तो तुम मुझे अपने अटेंडेंट के रूप में काम पर रखना चाहते हो? जिस पर एमसी भी हाँ करता है, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता। जहाँ पर एमसी कहता है अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी के अभी तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिखा सकता हूँ। अगर तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें एक चांस दूंगा हाई सोसाइटी को ज्वाइन करने का और मदद करूंगा तुम्हारी बहन को ढूंढने में। वह भी मन में सोचता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि अक्सर ही आती है, लेकिन मैं इस पर पूरी तरीके से विश्वास भी तो नहीं कर सकता। जिस पर वह कहता है तुम्हारा ऑफर तो काफी अच्छा है लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त कि मेरे काम के बदले में तुम्हें मुझे कंपनसेशन देना होगा जो कि रुपए ही होंगे, और दूसरी शर्त अगर तुम्हारा कोई बेकार का मोटिव है मेरी एबिलिटीज को यूज करने का तो मैं तुरंत वहां से निकल जाऊंगा, वो भी बिना हेजिटेशन के। जिन बातों को कहने के बाद वह अपने मन में सोचता है चाहे ये बातें मैंने उसे कह भी दी हूँ फिर भी अगर मेरी आइडेंटिटी को वह जानता है तो वह मेरे ऊपर इतना आसान नहीं रहेगा। और कहता है ठीक है तो अगर तुम इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हारे ऑफर को भी एक्सेप्ट कर लूंगा। जिस पर हमारा एमसी शांत रहता है, फिर कहता है मैं तुम्हारे दोनों ही कंडीशंस को एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन एक और चीज, हमारी थर्ड कंडीशन यह रहने वाली है जैसे तुम अपनी बहन को ढूंढ लोगे हमारा ये है जो टर्म है यह रद्द हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी चॉइस रहेगी कि क्या तुम्हें रुकना है या फिर यहाँ से जाना है। जिस बात को सुनकर तो वह भी चौंक जाता है और कहता है कि मैं, क्या तुम मुझे सच में ऐसे ही जाने दोगे? वो भी मुझे बेचोगे भी नहीं या फिर मुझे स्लेव भी नहीं बनाओगे? एमसी कहता है मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लोगों को बेचने या खरीदने में। एक बार जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो तुम स्वतंत्र होगे जाने के लिए या फिर रुकने के लिए। जिस बात को सुनकर वह बंदा भी कहता है क्या तुम कोई मेज हो भी या फिर नहीं? एक लाल आंखों की रेस का एक बंदा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है और फिर भी क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं तो तुम्हारा नेचुरल एनिमी हूँ। जिस बात को सुनकर हमारा फ्रेडा भी कहता है कितना हास्यपद है, अगर एक मेज इसलिए डरे क्योंकि ब्लेड रेस पर वह मेज काम नहीं कर पाता तो वह मेज के रूप में एक फेलियर है। वैसे मैं तुम्हें रोकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। और मैं मन में भी सोचता है अगर मैं ट्राई करूं इसे रोकने का तो भी नहीं रोक सकता क्योंकि पिछली लाइफ में इसने कई बार प्रिजन को ब्रेक करके वहां से एस्केप किया है। जहाँ पर जेड कहता है वैसे तुम एक नोबल होने के तौर पर काफी अनयूजुअल हो, ठीक है मैं अब से लॉर्ड के लिए ही काम करूंगा। तो आखिरकार ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा की कॉन्सर्ट आज मुझे कौन सी पहली ड्यूटी देने वाले हैं? जिस पर हमारा एमसी उस जेड को एक पहली ड्यूटी देते हुए कहता है तुम्हें जाकर एक लड़की को सेड्यूस करना है। जिस बात को सुनकर उसके मुंह से भी उसके बियर निकल जाती है और कहता है क्या है? एमसी भी कहता है क्या ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम आराम से हैंडल कर सकते हो? मेरे मतलब एक ऐसी लड़की को लाना जो कि अकेली रहती है, क्या ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है? अब भाई ये कौन लड़की होने वाली है पता नहीं, आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। मजा बहुत आने वाला है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।